गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज जो हम लेक्चर तैयार कर रहे हैं वो इलास्टिसिटी पे है। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ा था। तो इतना पढ़ने के बाद ना हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, कि विच इज़ मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। क्वेश्चन क्या है? विच इज़ मोर इलास्टिक, स्टील नंबर 1 पे स्टील और नंबर 2 रबर। ठीक है, इन दोनों के बारे में बताना है कि कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली क्या होगा, रबर ही ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो बेटा इलास्टिसिटी वो नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा किसको खींच सकते हैं, रबर को, स्टील तो खींचता ही नहीं है। तो बेटा इलास्टिसिटी वो नहीं होती कि किसी चीज़ को हम कितना खींच सकते हैं, इलास्टिसिटी वो होती है कि वो वापस कितना आ सकती है। क्या है? इलास्टिसिटी ये नहीं है कि किसी चीज़ को कितना खींच सकते हैं, इलास्टिसिटी ये है कि वो कितना वापस आता है। अब ये सोचो कि मानो एक एल्यूमिनियम की रोड है, एक बहुत पतली रोड है, उसको मैंने पकड़ा और उसको ऐसे मैंने मोड़ दिया। ठीक है, अब जो वो क्या वापस आएगी? नहीं, वो वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसको स्टील को जो आपने बहुत ज़्यादा मोड़ रहे हो, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मोड़ रहे हो। जो स्टील होती है इलास्टिक, वो बहुत कम रीजन में होती है। तो इसका एक तो आंसर तो पहले ये बन गया, क्या? स्टील इज मोर इलास्टिक। स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों? अब देखो, आप एक स्टील की प्लेट और चम्मच लो, आप सबके घर में होगी, एक स्टील की प्लेट और चम्मच लोगे, उनको बजा दो आपस में। ठीक है, बजाओगे तो कैसी आवाज़ आएगी? एक टन ऐसे करके आएगी ना, प्रोलॉन्ग्ड आवाज़ होगी। वो कैसी होगी? प्रोलॉन्ग्ड, काफ़ी देर तक ऐसे टन। उसमें जो प्लेट है ना वो वाइब्रेट करेगी, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे रीजन में क्या है, इलास्टिसिटी शो करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होती है, ये मोर इलास्टिक होती है। रबड़ है, अब वो खिंचती ही तो चली जाएगी, लेकिन वो वापस तो उतनी नहीं आएगी। अब ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रबड़ इज लेस इलास्टिक देन स्टील। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करते थे। अब इसमें हम करेंगे बेटा एनालॉगी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो न्यूमेरिकल पर्पज से ये हमें स्प्रिंग के बीच में और जो भी हमारी ये रोड लेंगे, लेंथ लेंगे, इनके लिए एनालॉगी निकालेंगे। कैसे? एनालॉगी विद स्प्रिंग। ठीक है, मान लो आपके पास एक रोड है बेटा, इसको इधर से और इधर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एल इसकी लेंथ है, ए इसका एरिया है और गामा इसका यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, अब सिमिलरली इधर हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, इधर हमारे पास इस पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका कुछ फोर्स कांस्टेंट होगा। तो इस पर जो फोर्स लगता है वो क्या आता है, के एक्स, आप सबको पता होगा। अच्छा, अब इस पर क्या होगा अपने पास, हमने पढ़ा था हुक्स लॉ से, स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू में स्ट्रेन। वो कांस्टेंट क्या था? यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। जो हमारे पास वो कांस्टेंट था वो क्या था? यंग्स मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? एफ ये हो जाएगा गामा ए इंटू में एल, और ये हमारे पास क्या आ गया, इंटू डेल्टा। ये क्या बेटा? इंक्रीमेंट इन द लेंथ। क्या है? इंक्रीमेंट इन द लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर ये x भी क्या है? इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीमेंट है। तो ये कैसे बिहेव कर रही है? एज अ स्प्रिंग, क्योंकि इसको हम कांस्टेंट के मान सकते हैं। यहाँ से कांस्टेंट के क्या आ जाएगा? गामा ए डिवाइडेड बाय एल। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एक रोड है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? स्प्रिंग की तरह। क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि जो रोड है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? स्प्रिंग की तरह। ए रोड कैन बी ट्रीटेड एज अ स्प्रिंग और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू गामा ए डिवाइडेड बाय एल। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें एनालॉगी है। अब बात ये आती है हमें इस एनालॉगी की ज़रूरत क्या पड़ी।
तो हमें ये मानने की ज़रूरत कि हमें जो कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको गामा की टर्म्स में मानने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो बेटा गामा की टर्म्स में मानने की ज़रूरत ये पड़ी क्योंकि हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो जो न्यूमेरिकल है वो हमारे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे आते हैं। तो कांस्टेंट यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट की टर्म्स में हम उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे एक बार देखो आप। मान लो मैं करती हूँ, एग्जाम्पल दे दिया आपको सीरीज़ के लिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। मान लो 2 स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है। इस पर इधर की तरफ और इधर की तरफ सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, पर इनके जो कांस्टेंट्स हैं वो अलग है बेटा, ठीक है। अगर जब फोर्स सेम है, फोर्स क्या है? सेम, तो स्ट्रेस भी क्या होगा? स्ट्रेस भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जो स्ट्रेन होगा ना बेटा वो इसका क्या होगा? डिफरेंट। क्यों? मान लो एक ज़्यादा स्टिफ है और एक कम स्टिफ है, तो जो ज़्यादा स्टिफ है वो कम खींचेगा और जो थोड़ा सॉफ्ट है वो ज़्यादा खींचेगा, तो उनका जो एक्स है वो दोनों का चेंज आएगा। तो हमारे पास ये क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि स्ट्रेन क्या बताता है? कोई भी चीज़ में कितना खिंचाव आ रहा है। बेसिकली ये क्या बताता है कि किसी भी चीज़ में कितना क्या आ रहा है? खिंचाव आ रहा है, एक्सटेंशन कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास बताता है। अब हम निकालेंगे कि इसको हम के की टर्म्स में और गामा की टर्म्स में कैसे यूज़ करेंगे फॉर रोड। अब मान लो हमारे पास 2 रोड है, एक बेटा ये है, एक रोड ये है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके लिए एरिया ए गामा 1 और L1, इसके लिए एरिया ए गामा 2 L2, ठीक है। इतनी बात। अब देखो ये के है, इसके लिए के इफेक्टिव कुछ होगा। इसका के इफेक्टिव का क्या फार्मूला होता है? पहले पढ़ा होगा ना, 1/K1 + 1/K2। नहीं पढ़ा तो अब ध्यान कर लो, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह तुम्हारे सिलेबस में कुछ नहीं है, बस इनको रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो के इफेक्टिव सीरीज़ के लिए हमारे पास क्या होता है? स्प्रिंग के केस में 1/K1 + 1/K2। अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गामा इफेक्टिव। इसके लिए हमें क्या निकालना है? गामा इफेक्टिव। हमने पढ़ा है कि जो के है वो क्या है? अभी पढ़ा है हमने, गामा ए डिवाइडेड बाय एल। क्या पढ़ा है? गामा ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये ऐसे 1 इफेक्टिव। तो 1/K इफेक्टिव गामा इफेक्टिव की टर्म में, तो गामा इफेक्टिव इनटू में ए, और जो इसकी कंप्लीट मान लो कंबाइन होके ये कुछ ऐसे आ जाती है, ये फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स इधर, जो लेंथ है L1 + L2 हो जाती है, गामा इफेक्टिव इनका गामा हो जाता है और हमारे पास ए एरिया हो जाता है। तो गामा इफेक्टिव इनटू में एरिया डिवाइडेड बाय जो लेंथ अपनी क्या है इसमें? टोटल लेंथ। अच्छा, 1/K1 की जगह हम क्या रखें? 1/Γ1 A अपॉन में L1 + 1/Γ2 A अपॉन में L2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, L1 + में L2, ये क्या आ जाएगा? गामा इफेक्टिव इनटू में ए, चाहे ए को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। यहाँ से तीनों से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया? L1 अपॉन में Γ1 + L2 अपॉन में Γ2, एलसीएम ले लेंगे, Γ1 Γ2 L1 Γ2 + में L2 Γ1, इतना आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? L1 + में L2 डिवाइडेड बाय गामा इफेक्टिव, ठीक है। हमें निकालना है गामा इफेक्टिव, तो गामा इफेक्टिव इज इक्वल टू Γ1 Γ2 डिवाइडेड बाय L1 Γ2 + L2 Γ1 इनटू में L1 प्लस, इधर आ जाएगा ना, L1 + में L2। ये वैल्यू अब आपको याद रखनी है। ये वैल्यू किसके लिए है? फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक बात। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब हम सेम एक्सप्रेशन क्या मतलब ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे? पैरेलल के लिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बेटा जैसे स्प्रिंग के लिए देखते हैं, पहले एक स्प्रिंग है पैरेलल में लगा,
ठीक है। यहाँ पे कुछ इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसका कुछ कांस्टेंट K1, इसका कुछ कांस्टेंट K2। अब इसके लिए K इफेक्टिव क्या हो जाएगा, K1 प्लस में K2, ठीक है। अब हम किसके लिए 2 रोड लेंगे पैरेलल में, 2 रोड लेंगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, एक रोड हमने ये ली, एक रोड हमने ये ली, यहाँ पे इस पे F फोर्स लग रहा है, यहाँ इस पे भी F फोर्स लग रहा है। इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसके लिए गामा 1, इसके लिए गामा 2, ठीक है। तो अब हम इसको कंबाइन करके, जैसे इसके लिए हम K इफेक्टिव निकाला, इसके लिए गामा इफेक्टिव निकालेंगे। मान लो कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये आ गई, इधर हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब की बार एरिया क्या होगा, लेंथ L है, एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, और ये क्या हो जाएगा गामा इफेक्टिव। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, गामा इफेक्टिव, फाइंड गामा इफेक्टिव, ठीक है, वो हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, हमें पता था क्या है K, हमने उसमें निकाला था बेटा, क्या है K, गामा A डिवाइडेड बाय L। K क्या हो जाएगा, गामा A डिवाइडेड बाय L, गामा A डिवाइडेड बाय L। अब हमें इसमें पुट करना है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या पुट करेंगे, गामा इफेक्टिव इनटू में A क्या है A1 प्लस में A2 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू K1 की जगह मैं क्या रखूँ, गामा 1 A1 डिवाइडेड बाय L प्लस गामा 2 A2 डिवाइडेड बाय L। अब क्या हो जाएगा, L हमारा कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, गामा इफेक्टिव इज इक्वल टू गामा 1 A1 प्लस में गामा 2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस में A2। ये हमारा गामा इफेक्टिव आ गया फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हमें याद रखना है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा ये हमें न्यूमेरिकल पर्पज से ध्यान रखने हैं कि कैसे हमें न्यूमेरिकली सोल्व करना है। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, पहले हम इन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसी तरह निकालनी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे, जैसे भी हम किसी भी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी स्टोर होने के बाद कुछ वैल्यू देगी, वो क्या होगी, पहले हम करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम एक स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही है, वो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, U इज इक्वल टू हाफ KX², पहले पढ़ के आए होगी, ठीक है, क्या होती है हाफ KX²। अब इसे हम क्या है गामा की टर्म्स में लिखेंगे, किसमें, गामा की टर्म्स में। गामा की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू हाफ, K की जगह हमने क्या पुट करना था, गामा A डिवाइडेड बाय L, गामा A डिवाइडेड बाय L इनटू में इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ अपना कितना है, ये हमारा आ गया गामा की टर्म्स में, ठीक है। अब इसी से ना हम 2-3 फॉर्मूले और निकाल के आएंगे, वो ज़रूरत के अनुसार, जैसे भी हमें किसी भी क्वेश्चन में जो भी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पहले तो देखो इसको मैं लिखती हूँ 1/2 गामा A डिवाइडेड बाय L, गामा A डिवाइडेड बाय L, डेल्टा A 2 है, इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा L, ये इनटू में डेल्टा L डिवाइडेड बाय L इनटू में AL। पहले तो मेरे को ये बताओ क्या ये दोनों फॉर्मूला सेम है, अब देखो कैसे सेम है। डेल्टा L तो 2 थे, हमने लिख लिए, पर L तो 1 था, L तो 1 था, मैंने 2 कैसे लिख दिए, मैंने L से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब देखो हमारे पास क्या था, हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इनटू में स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है डेल्टा L बाय L। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, स्ट्रेस, ये मेरा क्या है स्ट्रेन, तो इससे को मैं क्या लिख सकती हूँ, U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन, ये क्या है एरिया इनटू में लेंथ, क्या बन गया वॉल्यूम इनटू में वॉल्यूम। तो एक फॉर्मूला तो मेरा ये बन के आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे पास था जो स्ट्रेस है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा इनटू में स्ट्रेन, ये क्या होता है मेरा गामा इनटू में स्ट्रेन। तो इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ,
U इज इक्वल टू 1/2 गामा इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हो। अब हमें पता है ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में गामा, तो ये इसको मैं एक और 1/2 गामा नीचे आएगा तो कट जाएगा, स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा इंटू में वॉल्यूम। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ गए जिन्हें हम ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और बेटा अब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आप इतना पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू।